नमस्कार, शुभ संध्या। और इस प्रसारण को सुनने वाले मेरे इस सत्र में शामिल सभी अभ्यर्थियों को, सुधीजनों को मेरा प्रणाम और शुभकामनाएं। मंजीत करण सिंह पटेल भाई, नमस्ते। आप सब जिन तक मेरी आवाज़ अभी पहुंच रही है या इस सत्र के समापन के पश्चात जिन तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी, उन सब को इस महत्वपूर्ण सत्र में मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। इस पूरे सत्र में मैं किसी शॉर्टकट की बात नहीं करूंगा। मेरा विषय हिंदी माध्यम से यूपीएससी, भ्रांतियां और समाधान, इस पर जो भी गंभीर प्रतिभागी हैं, उनकी शंकाओं का निवारण हो और यूपीएससी के लिए पढ़ाने के क्रम में विविध कोचिंग संस्थानों में जो मेरे व्याख्यान हुए हैं और भारत के लगभग सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में मेरा जो व्याख्यान होता है, उन सब में मैंने जो दिया है उसको एक अनुभव के निकष के रूप में, अनुभव के अर्क के रूप में आप सबके समक्ष उपस्थित करूंगा। यह मेरी कोशिश होगी। चंदन मौर्य जी जुड़ गए हैं, आकाश सिंह जुड़ गए हैं। अब मैं सीधे विषय पर आता हूं। आप सब जो लोग जुड़ते जाएंगे, मेरा आपसे सादर अनुरोध होगा कि अपने समान अन्य बंधुओं के आवाज धीरे आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही है अभी? जरा मुझे लिख के बताइए। मेरे ख्याल से आवाज अब अच्छी आ रही होगी। तो जितने भी मित्र बंधु इसको सुन रहे हैं, आप सब से मेरा सादर अनुरोध होगा कि अपने साथ इसको साझा कर लें, जिससे अन्य प्रतिभागियों को इसका लाभ मिल सके। मित्रों, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा, यह मध्यम वर्ग से लेकर हर विद्यार्थी का एक सपना होता है। हर कोई चाहता है कि काश इस लिस्ट में, यूपीएससी के लिस्ट में हमारा नाम आए। लेकिन जहां पर 10 लाख के आसपास प्रतिभागी बैठते हैं और 1000 के आसपास जो सफलता मिलती है 1000 लोगों को, तो सफलता का प्रतिशत कितना है यह आप स्वयं जोड़ सकते हैं। तो एक ऐसे गंभीर विषय पर बातचीत करते समय, ऐसे गंभीर विषय पर व्याख्यान के समय हम छोटी छोटी बात पर ना आए, हम ऐसी बातों पर ना आए कि मतलब इसका शॉर्टकट क्या होगा, या इस तरह की बात कि सर मेरा तो ठीक से हमने पढ़ाई नहीं की है, अब क्या हो सकता है। पहली बात यह है कि सबसे आरंभ में ही कह दूं कि कोई शॉर्टकट मैं नहीं बोलने वाला हूं। लगभग 1 घंटे के सत्र में यूपीएससी को पढ़ाने के, बच्चों को पढ़ाने का जो भी मेरा अनुभव है वो मैं आपको देने जा रहा हूं, बिना किसी शॉर्टकट के। तो अगर आप गंभीर नहीं है, 2 साल का समय अगर आप नहीं दे सकते हैं कम से कम, तो इस सत्र को सुनने का कोई फायदा नहीं है। यूपीएससी की तैयारी का सपना ना देखें। कम से कम 2 साल का समय आपको लगना ही लगना है। कुछ लोग जो कहते हैं कि जल्दी से कुछ हो जाए, 6 महीने 8 महीने निकल गए हैं, कुछ दिन बचे हैं प्रीलिम्स को, मेंस की तैयारी नहीं है, सर अब पीटी हो सकता है क्या? मेरे पास ऐसे सबसे अधिक प्रश्न यही आते हैं। मैं कहता हूं कि बंधु, आपने अगर साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं की है, मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी नहीं है, और ऐसे में आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अगर कुछ दिन के लिए अगर अब जी जान लगा देंगे तो सर कुछ हो सकता है। बंधु, आपका कुछ नहीं हो सकता, और कुछ होता तो यह गलत होता, क्योंकि कई लोग 1.5 साल से, 2 साल से, 5 साल से पढ़ रहे हैं। आप ये पूछ रहे हैं कि प्रीलिम्स में कुछ दिन बचे हैं और अब मेरा हो सकता है क्या? कृपया यूपीएससी की परीक्षा को मजाक ना समझें। यह भारत में ली जाने वाली सबसे कठिन परीक्षा है। इस परीक्षा पर मदारी के मैजिक नहीं चलते। बहुत लोग यूट्यूब वीडियो ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको बोलेंगे कि कुछ दिनों में यूपीएससी कैसे निकालें, और आप भेड़ चाल में चलते, भीड़ में चलेंगे, भेड़ हो जाएंगे। फिर आप वहां उस तरह के यूट्यूब वीडियो देख करके एक सोडा जोश आपके अंदर भर जाता है। उस सोडा जोश के आधार पर आप यूपीएससी निकालने का सपना देखते हैं। तो सत्र के आरंभ में ही मैं कह रहा हूं कि मैं आपके बैलून में हवा भरने के लिए नहीं हूं। मैं आपको यथार्थ की धरातल पर पैर रखने के लिए इस सत्र को ले रहा हूं। अगर आपने मुझसे यह सोचा है
कि मैं कुछ हिंदी का, चूंकि हिंदी में मेरे व्याख्यान ज़्यादा होते हैं, तो मैं कुछ आपको मोटिवेशनल कुछ स्पीच दे दूं और यूपीएससी निकाल लेंगे, तो नहीं जी। फिर मैं बात करूंगा प्राथमिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध और साक्षात्कार, और सब मेरे इसके इर्द गिर्द होगा कि हिंदी माध्यम से जब आप तैयारी करते हैं तो इसका इसमें संदर्भ क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, और इसको लेकर भ्रांतियां क्या हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं ये कहूं कि यूपीएससी में हिंदी और अंग्रेजी का कोई फर्क नहीं पड़ता सामान्य तौर पर, तो यह गलत होगा। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अंग्रेजी का बोलबाला रहा है। आप यह देखिए तो पहले तो अंग्रेजी में हिंदी में परीक्षा ही नहीं होती थी। आज भी, हालांकि मैं आपको बताऊंगा प्रीलिम्स में कोई फर्क नहीं है, मैं उस विषय पर आऊंगा कि कहां कितना आपको हिंदी माध्यम से लाभ मिल रहा है और कहां आपको हिंदी माध्यम की वजह से थोड़ा नुकसान हो रहा है। उसके लिए रणनीति क्या हो, आपकी पढ़ाई का तरीका क्या हो, आपकी रणनीति क्या हो, क्योंकि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने ठीक से तैयारी का तरीका पकड़ा है, आपका रोड मैप अच्छा है, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, तो आप जहां पर आपको डिसएडवांटेज है उसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हां, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी इसमें लाभ की स्थिति में रहते हैं। अब देखें, लेकिन मैं आरंभ करूंगा सबसे पहले प्राथमिक परीक्षा में से कि कहां लाभ है कहां नुकसान है। एक चीज देखिए, प्राथमिक परीक्षा से पहले भी अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र हैं उनमें कौन कौन आते हैं। अंग्रेजी माध्यम में वो छात्र भी तो आएंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मेडिकल की पढ़ाई की है, वो भी हिंदी पट्टी के हैं। लेकिन हिंदी पट्टी का होना हिंदी माध्यम का होना नहीं है। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी नवोदय विद्यालय में पढ़ा है और कहीं अच्छी जगह पढ़ा है, अगर अभी भी कौस्तुभ कह रहा है कि आवाज कम आ रही है, अब आवाज ठीक आ रही है कौस्तुभ? अब आवाज ठीक आ रही है? चलिए मैं आगे अपनी बात बढ़ाता हूं। एक एक सेकंड कीमती है, आप लिख करके बता दीजिएगा अगर आवाज ठीक आ रही है तो सबसे पहली बात मैं कह रहा था कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी कौन कौन हैं। अंग्रेजी माध्यम का मतलब हिंदी पट्टी का भी कोई बच्चा अगर हिंदी पट्टी का है, लेकिन मान लीजिए उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मेडिकल की तैयारी की है, वो भी अंग्रेजी माध्यम में काउंट होंगे। देखिए, यह अंग्रेजी और हिंदी से अधिक अमीर और गरीब का भी मुद्दा है, इंडिया और भारत का भी मुद्दा है। एक चीज कोई बता रहे, देखिए तकनीकी रूप से मैं थोड़ा कम हूं, तो कोई कह रहे हैं कि भाई हेडफोन चेंज करिए। हाँ अब आ रही है जी। तो अंग्रेजी माध्यम से वो छात्र भी तो आएंगे जो मान लेते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, मान लीजिए उन्होंने मेडिकल की तैयारी कर रखी है। तो इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र वो ज्यादा सुलझे हुए हैं, तकनीकी बैकग्राउंड है इसका मतलब यह है कि वो भी अंग्रेजी माध्यम में आएंगे। जिनके पास कोचिंग है, कोचिंग का मटेरियल उनके पास ज्यादा है, उन्होंने अच्छी कोचिंग की है, उनके पास इंटरनेट है, वो अच्छे परिवार से आते हैं, उनको फीस भरने की कोई चिंता नहीं है। सामान्य तौर पर जो अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है वो ऐसा है। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी कैसा है उसकी बात करते हैं। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी गांव से, छोटे शहरों से सपना लेकर के आईएएस बनने के लिए चलता है। उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा 3,000 रुपया महीने दे पाएंगे, 4,000 रुपया महीना दे पाएंगे, कर पाओ तो ठीक, नहीं कर पाओ तो ठीक। तो पहली बात, उसके पास पैसे की समस्या हो गई। फिर वो तैयारी करने आता है, कोचिंग की फीस भरता है, इसके बाद उसके पास मटेरियल लेने के लिए पैसा नहीं है, छोटे से कमरे में रहता है। फिर घर से फोन आता है कि अभी मक्का या गेहूं बिका नहीं है, फीस में देर होगी। अब मैं जो कह रहा हूं समझने की कोशिश करिएगा कि यहां हिंदी और अंग्रेजी से अधिक आपके पास संसाधन कैसे हैं, अंग्रेजी माध्यम से कौन छात्र उत्तर दे रहा है
और हिंदी माध्यम से कौन ले रहा है, सामान्य तौर पर यह एक अंतर है। दूसरी बात, तकनीकी बैकग्राउंड के जो छात्र होते हैं वो बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, रेशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, इसलिए उनके पढ़ने का तरीका अच्छा होता है। तो ऐसे जो छात्र हैं, ऐसे छात्र जब उत्तर लिखेंगे तो उनका उत्तर बढ़िया होगा और आप कहेंगे कि अंग्रेजी माध्यम की वजह से उसे सफलता मिल गई। मेरे भाइयों, किसी भी भ्रम में ना रहें, किसी भी गलतफहमी में, मुगालते में ना रहें। वो अंग्रेजी माध्यम का छात्र है लेकिन उसने आईआईटी की है, उसने सब दिन पढ़ाई की है। आप तैयार रहते हैं, आप जब 10th में अभी आप पढ़ते हैं जाकर के रीजनिंग की पढ़ाई सी सेट की, उनको सी सेट के लिए कुछ पढ़ना नहीं है। हालांकि आप सबको पता होगा कि 2015 से सी सेट बस क्वालिफाइंग है। जब मैं कहता हूं क्वालिफाइंग, इसका मतलब यह है कि 80 नंबर, 80 प्रश्न होंगे 2.5 मार्क्स के। जो नए छात्र हैं, जो जिन्होंने पहले मुझे नहीं सुना है या जिन्हें यूपीएससी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, सी सेट को लेकर कहा जाता था कि अंग्रेजी और हिंदी, लेकिन सी सेट क्वालिफाइंग हो गया है, अर्हक हो गया है। अर्हक का मतलब यह है कि 200 नंबर की जो परीक्षा सी सेट की होती है, मान लीजिए कि 80 क्वेश्चन है और 2.5 मार्क्स के हैं, तो ये हो गए आपको 200 नंबर। लेकिन मात्र 66 नंबर लाने हैं इसमें, 66 नंबर आपको इसमें लाने हैं। 66 नंबर पर आप क्वालिफाई कर जाते हैं और इसके नंबर जुड़ते भी नहीं है मेरिट में, इसके नंबर मेरिट में तो जुड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में आप कहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम की वजह से हमें नुकसान है, लेकिन अब 2015 की स्थिति में प्रीलिम्स में, कम से कम प्राथमिक परीक्षा में, कम से कम भाषा का मुद्दा ये नहीं है। आप हिंदी माध्यम के हैं और आपके पास संसाधन का अभाव है, गरीबी है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपने 10th 11th 12th की पढ़ाई अच्छी से नहीं की है, यह मुद्दा तो हो सकता है। लेकिन हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई की है, इसलिए आपको कोई समस्या है, ये आप अब कम से कम 2015 के बाद नहीं कह सकते। ठीक, तो जैसे मैं कह रहा था आपसे कि जब यह क्वालिफाइंग है तो अब 66 नंबर लाने के लिए भी आपको परिश्रम करना पड़ रहा है। लेकिन जो इंजीनियरिंग और मेडिकल से निकले बच्चे होते हैं या जिनका फाउंडेशन अच्छा है, डीपीएस डीएवी में जिन्होंने पढ़ाई की है, अच्छे विद्यालय से जो निकले हैं, वो क्वालिफाइंग मात्र 15 से 20 दिन की पढ़ाई में वो निकाल लेते हैं सी सेट। और आप अभी भी सी सेट में फेल हो रहे हैं, तो आपको अंग्रेजी और हिंदी का प्रश्न करने से पहले अपने कैपेबिलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी पर प्रश्न करना होगा। आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, उस पर भी आपको बात करनी होगी और करनी ही चाहिए। मेरे भाइयों, सभी अभ्यर्थियों जो मुझे सुन रहे हैं, इस बात को समझिएगा कि वहां पर, जैसे मैं सी सेट की तैयारी की बात कर रहा था, तो यहीं पर इसका सॉल्यूशन भी बताता हूं। तो एक मिथ था कि प्राथमिक परीक्षा में भी अंग्रेजी वाले एडवांटेज में रहते हैं। इसको मैंने कहा नहीं, प्राथमिक परीक्षा में सी सेट के लेवल पर आप जो है, कम से कम भाषा आपके सामने समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि वह क्वालिफाइंग है। 200 में 66 नंबर लाने हैं, वो मैथ और रीजनिंग, जिसको कि अगर आपने ठीक से पढ़ा होता तो 12th लेवल तक पढ़ने के बाद वो बन जाता है, कम से कम क्वालिफाइंग। अगर अंग्रेजी भी अच्छी है तो कंप्रीहेंशन के उत्तर अगर आप आंसर्स नहीं कर सकते तो भारत के टॉप ब्यूरोक्रेट आप होने की स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए वहां पर कम से कम भाषा के माध्यम पर नहीं है दिक्कत। हाँ, कहां समस्या है इसकी भी चर्चा करता हूं और इसका समाधान भी बताता हूं प्रीलिम्स में। फिर हम मेंस में जाएंगे, मेंस के लिए क्या रणनीति हो, या हम फिर इंटरव्यू में जाएंगे, या सामान्य तैयारी में कोचिंग करनी है नहीं करनी है, इस पर भी हम बात करेंगे, आपके प्रश्नों को भी लेंगे। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि सबसे पहले अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपको सी सेट के क्वालिफाइंग पेपर की तैयारी पहले कर लेनी चाहिए। अगर सी सेट के क्वालिफाइंग पेपर को अगर आपने तैयारी आपकी ने कर ली है उसकी, मान लीजिए कल आपको यूपीएससी नहीं भी हुआ या आपने तैयारी शुरू की है और क्वालिफाइंग आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप आगे जो वन डेयर्स एग्जाम होते हैं एसएससी वगैरह, उसमें आपको यह काम आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी में पहला पड़ाव आपका क्या हो, तो पहले आप सी सेट क्वालिफाइंग की तैयारी कर लीजिए। याद रखिए, जो सफल लोग होते हैं, जो सफल अभ्यर्थी होते हैं,
वो सी सेट के पेपर को 3 से 5 महीने में क्वालिफाइंग करने की क्षमता रखते हैं। अगर 3 से 5 महीने में भी आप सी सेट क्वालिफाई करने की स्थिति में नहीं है तो आपको कम से कम 2 साल नहीं, कम से कम आपको 4 साल लग जाएंगे। या 2 साल उनके लिए है जिनके पास पर्याप्त जो है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है और जो 3 से 5 महीने में सी सेट क्वालिफाइंग करने की स्थिति में होते हैं। आगे अगर मैं कहूं कि प्राथमिक लेवल में, प्राथमिक परीक्षा में कहां पर अंतर है, तो जीएस का जो पेपर है उसमें अनुवाद की समस्या, निमाई अभी सुन रहे हैं, निमाई प्रधान क्षितिज, उन्होंने आज ही मुझे प्रश्न भेजा था कि अनुवाद जो है अच्छा नहीं होता है, इसके लिए क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, अनुवाद को लेकर जहां पर तकनीकी शब्द हैं, हमारे राजभाषा आयोग ने भी तकनीकी शब्दों का सही अनुवाद नहीं किया है और कई बार गूगल से अनुवाद होने की वजह से भी समस्या होती है। लेकिन मेरे भाई, इसका रोना रोना नहीं है, हमें यह मानकर चलना है कि जहां तो तनिक भी कंफ्यूजन हो वहां पर अंग्रेजी में दिया हुआ है। हम अंग्रेजी ना बोल पाए ये एक अलग बात है, लेकिन हम संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं तो कम से कम अंग्रेजी में जो सीसेट के जीएस के वो प्रश्न जो कि हमें हिंदी में थोड़ा भ्रम हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है, अंग्रेजी का देख करके समझ पाए। अगर हम अंग्रेजी का देखकर समझने की स्थिति में भी नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी पढ़ाई में कुछ कमी है। देखिए, एक बात तय है, अब जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, धारित विकास है कि धारीय विकास है, उसके लिए क्या टर्म है, तो ये तकनीकी शब्द है। तकनीकी शब्द को लेकर के आपको मानक पुस्तकों को जब आप पढ़ते हैं तो मानक पुस्तकों में तकनीकी शब्द सही लिखे होते हैं। यूपीएससी में जहां अनुवाद की कोई समस्या है प्राथमिकी में, वो जीएस में है, और उस चीज को 2 या 3 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, उसके लिए आप उसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको आप देखिए। अच्छा, दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि सीसेट के लिए मैंने बात कर ली। अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप सीसेट नहीं कर सकते। मैंने कहा कि जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है वो भी 4 से 5 महीने की तैयारी में क्वालिफाइंग सीसेट कर सकते हैं। ये पहले की बात थी, और सीसेट के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। ये पहले की बात है 2015 से, जब हिंदी माध्यम के विद्यार्थी बहुत नुकसान में थे क्योंकि उन्हें वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते थे, और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग के छात्र वो लोग रीजनिंग और जो आपका रीजनिंग है, मैथ है, इस तरह के क्वेश्चन में काफी नंबर अंक ले आते थे। आज ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। तो प्राथमिक परीक्षा के लेवल पर हमें यह मानना चाहिए कि अंग्रेजी की समस्या कोई बड़ी नहीं है। 1 या 2 प्रश्न में जीएस में अनुवाद की समस्या हो सकती है, और आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है। आप जिसको कहते हैं आयरन पिलर्स ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी हैं, तो आपको यह सोचना चाहिए कि समस्या का समाधान क्या हो। आप यह मत करें कि अच्छा उसमें तो कुछ क्वेश्चन के अनुवाद अच्छे नहीं होते हैं, अब इस चीज को लेकर के आपकी पढ़ाई ही अच्छी नहीं हो रही है। अरे भाई, अगर आप में दम होगा, आप कंप्रीहेंशन अच्छा करेंगे, बहुत सारी जीएस के प्रश्न को आप अच्छे से पढ़कर गए हैं, कहां परेशानी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं मुख्य परीक्षा के स्तर पर। मुख्य परीक्षा के स्तर पर कहां पर हिंदी माध्यम समस्या है, एक प्रश्न, इस पर मैं बोलूंगा। साथ ही मुख्य परीक्षा की रणनीति क्या हो, इस पर मैं बोलूंगा। देखिए, इतना आपको मानना पड़ेगा कि जो 2025 नंबर के एग्जाम है यूपीएससी का 2025, इसमें मुख्य परीक्षा, देखिए प्राथमिक परीक्षा के अंक नहीं जुड़ते, आप सबको पता है। तो जो 2025 या 2025 मार्क्स जो आपके मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू मिलाकर बनते हैं, उसमें से 1000 नंबर का सिर्फ आपका जनरल स्टडीज है, जीएस है, जिसके 4 पेपर हैं। आप समझिए कि 2025 को अगर मैं राउंड फिगर में 2000 मानूं तो 2000 में 1000 का तो बस आपका जीएस का पेपर है, 4 पेपर जीएस के हैं, 1000 का है वो, 250 नंबर के हैं आपके। जो 250 नंबर के 4 पेपर हैं वो जनरल स्टडीज है, जनरल नॉलेज नहीं है। यहां एक चीज मैं बताना भूल गया है आपसे कि जीके का टेस्ट नहीं होता है यूपीएससी में, आपके जीएस का टेस्ट होता है, जनरल नॉलेज नहीं, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन आपका कैसा है। इसमें इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते कि वहां के राष्ट्रपति कौन है,
अकबर के पिता कौन थे, इस तरह के प्रश्न यहां नहीं होते। यहां पर आपको जनरल स्टडीज है, सामान्य अध्ययन है, सामान्य ज्ञान नहीं है। तो यदि मुख्य परीक्षा की बात करें हम, तो जो 4 विषय आपके हैं जिस पर आपको तैयारी करनी है, 4 जीएस में है। जीएस के चारों टॉपिक की मैं अलग अलग बताऊंगा कि ये चारों पेपर क्या क्या हैं और उनमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो जीएस की परीक्षा के लिए जो 4 हैं, इसमें पहले माध्यम पे आ जाएं कि क्या हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में अंतर है। हाँ, यहां पर थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, जीएस हो या वैकल्पिक विषय हो, कहां कहां अंग्रेजी वाले एडवांटेज में है और कहां नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का मुख्य परीक्षा में विषय अगर फिजिक्स हो, तो क्या आप हिंदी में उसको लेकर के कर सकते हैं? अच्छा, नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी का मुख्य विषय मान लीजिए हिंदी साहित्य हो, उसे क्या दिक्कत है? इतिहास हो, इतिहास वाले को तो मैं ऐच्छिक विषयों का ही ऑप्शनल को भी साथ साथ बताता जा रहा हूं। अगर आपका मुख्य परीक्षा में आपके विषय मान लीजिए कि साहित्य हो, कोई भी साहित्य हो, मैथिली हो, हिंदी हो, तो साहित्य वालों को तो आपका कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर तो लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शनल आपका 250 जो है, इसमें आप अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। तो आप इसमें आपको साहित्य हो, इतिहास में भी अच्छी सामग्री है। इतिहास में भी अब हिंदी और अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे। इतिहास है, इसके अलावा जैसे मैंने कहा साहित्य है, भूगोल में भी, ज्योग्राफी में भी अभी अब अच्छी और मानक पुस्तकें हैं। आप गूगल जैसे मान लीजिए कि इग्नू के नोट्स पढ़िए एमए के, कौन रोका है? तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलॉसफी, अगर ये सब विषय आपके हैं तो हिंदी और अंग्रेजी में कोई अंतर नहीं होगा। यहां पर आप माध्यम की वजह से डिसएडवांटेज में नहीं हैं, आप हानि की स्थिति में नहीं हैं। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, इसे इतिहास हो, भूगोल हो, दर्शन शास्त्र हो, इस तरह के विषय को लेकर के साहित्य ले लीजिए, हिंदी माध्यम से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया है, उसके तकनीकी शब्दों को लेकर के वहां पर आप थोड़े एडवांटेज में नहीं होंगे, डिसएडवांटेज में होंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, पॉलिटी ले लिया, इकोनॉमी ले लीजिए। अब इकोनॉमिक्स के जो टर्म्स हैं बहुत ज्यादा बदलते हैं और बड़े उसकी टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में ज्यादा है। तो अगर आपका विषय इस तरह का कुछ है, इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहां पर आप हिंदी और अंग्रेजी में वहां पर अंतर है। फिर इसलिए मैंने आपसे कहा, और कुछ विषय तो आप ले ही नहीं सकते। तो सामान्य तौर पर किसी विद्यार्थी को पहले ही पता है कि उसका अगर विषय, अगर उसने हिंदी लिया हुआ है, इतिहास लिया हुआ है, कहां दिक्कत है भाई। जीएस में जहां दिक्कत है मैं उसकी चर्चा आगे करने वाला हूं। टू द पॉइंट होना चाहिए। देखिए, यूपीएससी का विद्यार्थी लेजर लाइट फोकस लेके चलता है। टू द पॉइंट होना है, हमें भटकना नहीं है। जो आज की चर्चा है हम उसमें उसी पर रहूंगा। यूपीएससी नीड्स लेजर लाइक फोकस। देखिए, अगर हम कागज का टुकड़ा है उसको हम धूप में छोड़ दें, कागज के टुकड़े में भर दिन में आग नहीं लगती, लेकिन अगर एक लेंस ले आए तो शायद 1 मिनट में आग लग जाएगी। दिस इज पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड यूपीएससी नीड्स दिस ओनली। तो तो हम आपसे बात कर रहे थे कि कुछ विषयों में आप हिंदी माध्यम को लेकर के हानि की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन कुछ विषयों में ऐसा है कि अंग्रेजी माध्यम वालों को लाभ की स्थिति है। जैसे तकनीकी जितने भी विषय हैं वहां अंग्रेजी माध्यम को अच्छा है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स जैसे कुछ विषय हैं जिन्हें हिंदी माध्यम से लेना बहुत समझदारी भरा फैसला नहीं हो सकता। लेकिन आज की स्थिति में साहित्य है, इतिहास है, भूगोल है, दर्शन शास्त्र है, इस तरह के विषयों में हिंदी में मानक पुस्तकें हैं और इनमें बहुत बदलाव भी नहीं होता, तकनीकी शब्द भी उतने अधिक नहीं हैं। इन विषयों को लेकर हिंदी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर अभी तक आपने अपना विषय नहीं चुना है तो आप इस तरह से अपने विषय को चुन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपका माध्यम हिंदी है तो। ठीक, इसी के साथ साथ अगर हम जीएस की बात करें कि जीएस में क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज। देखिए, जीएस के जो 4 पेपर हैं आपके पास 250 नंबर के, मतलब कुल 1000 अंक के जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको कहां क्या दिक्कत आ रही है। तो आप एक बात समझेंगे, इतिहास है पहला पेपर, तो उसमें भी इतिहास होगा, भूगोल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पेपर जो होगा, दूसरा पेपर को आप लेकर देखें, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है,
और तीसरे में आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स है और इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। तो अगर इस तरह से हम बांट करके, तो तीसरे में आप देखें तो साथ में आपका पर्यावरण है, उसके अलावा आपको तकनीकी, पर्यावरण को लेकर के तकनीकी जो प्रौद्योगिकी है उसका मुद्दा है। तो तीसरा पेपर जो है जीएस का, जीएस के तीसरे पेपर में आपको अंग्रेजी समस्या बनती है। वहां पर आपको थोड़ा तकनीकी शब्दों को ठीक से देखने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जीएस के पहले और दूसरे पेपर में कहीं भी कोई समस्या नहीं है। तीसरे पेपर में भी अंग्रेजी उतनी अगर आपको आती हो कि आप प्रश्नों को ठीक से समझते हैं, और जहां आपको कोई परेशानी हो अंग्रेजी माध्यम को, अंग्रेजी में क्या लिखा है उसको आप देख लेते हैं, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। चौथा पेपर जो एथिक्स वाला है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पढ़ करके जाइए। इवन आपको क्रिएटिव एनालिसिस चाहिए। देखिए जो चौथा पेपर होता है एथिक्स का, जिसके लिए मैं कई बार अलग से उसके लिए कक्षाएं भी लेता हूं, तो एथिक्स तो अगर आपने अपनी मातृभाषा में आप लिखते हैं इस पेपर में, तो वहां आपको एडवांटेज है, क्योंकि वहां पर निबंध की तरह एथिक्स का जो पेपर होता है चौथा, वो निबंध की तरह क्रिएटिव एनालिसिस वाला होता है। आप क्रिएटिव एनालिसिस उसमें कर सकते हैं। वहां पर आपको एक लाभ है, वहां पर अपनी कल्पना की उड़ान तो नहीं है, लेकिन वहां पर आप ये कर सकते हैं। आइए लगे हाथ जीएस की रणनीति पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आपने आईएएस बनना अपना सपना देख रखा है तो जीएस की तैयारी कैसे करें, या कहें कि संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी की शुरुआत कहां से हो। सबसे पहले यह याद रखिए कि संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी एनसीईआरटी से लेकर के इग्नू के जो मानक पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी छठी क्लास से लेकर आप आगे बढ़िए, कम से कम ग्रेजुएशन आपने 12th लेवल तक पहुंचिए, और जो आपका ऐच्छिक विषय है उसमें इग्नू के एमए का सिलेबस, एमए की पुस्तिकाएं जो होती हैं, बुकलेट्स हैं, उसको पढ़ना है। ये आपकी मानक सामग्री है। मानक, देयर इज नो शॉर्टकट टू रियल प्रोग्रेस। आप क्या चाहते हैं कि किसी पत्रिका का कोई विशेषांक पढ़ लेंगे हम मुखर्जी नगर के स्टॉल से जाकर, इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी के आगे से हम जाकर के कोई पत्रिका का विशेषांक खरीद लेंगे और उसको पढ़कर हम आईएएस बनेंगे। किसी विशेषांक को पढ़कर के अगर आईएएस बनना होता, अगर शॉर्टकट से आईएएस बनना होता या आईपीएस बनना होता, ग्रुप ए सर्विस में जाना होता, तो हर मोहल्ले में एक आदमी कम से कम ग्रुप ए सर्विस में गया होता। शॉर्टकट पर नहीं चलिए। सबसे पहले आपकी चाहे जीएस की तैयारी हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी हो, सबसे पहले एनसीईआरटी को आधार बनाना होगा। एनसीईआरटी मैं कह रहा हूं 6 क्लास से लेकर के अगर आप 6 क्लास का सब्जेक्ट उठाते हैं, 6 पढ़िए, 7th पढ़िए, 8th पढ़िए, 9th, 10th, 11th, 12th, एनसीईआरटी को उठाइए। इसके अलावा मानक पत्रिकाएं जो गवर्नमेंट सोर्सेज से, योजना है, कुरुक्षेत्र है, फ्रंटलाइन है, उन सोर्स का अध्ययन करिए, और पहले अपने जीएस को एक मुकम्मल आधार दीजिए। साथ ही आंसर राइटिंग, नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस बनाइए। इस पर बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। कोचिंग के नोट्स से चल जाएगा काम। अगर आपके कोचिंग के नोट्स से चल जाता, या जैसे कि आपके कोचिंग वाले कहते हैं कि हमारे कोचिंग के नोट्स से बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो फिर तो भाई उस कोचिंग से ही सारे आईएएस बन जाते और कोचिंग के डायरेक्टर साहब सबसे पहले बन जाते। तो किसी कोचिंग के नोट्स से सारी सामग्री आ जाएगी। ये सब आपके सामने, आपको एक तरह से समझ लीजिए मछली का चारा है, आपको फंसाने के लिए ये सब किया जाता है। इसमें आपको कहीं से भी फंसने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी एक कोचिंग के नोट्स से सब कुछ नहीं आएगा। आईएएस बनना है, आपको यूपीएससी निकालनी है, तो मानक पुस्तकें जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, जो क्वालिटी बुक्स हैं, उन पर आपको आना होगा। क्वालिटी बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और वो क्वालिटी बुक्स जैसा मैंने कहा है एनसीईआरटी की किताबें हैं। जैसे मान लीजिए भारत सरकार जो है इंडिया जो बुक निकालती है एनुअल, वार्षिकी, उसको पढ़िए आप। मनोरमा ईयर बुक को आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में और अंग्रेजी में कोई समस्या नहीं है। तो वहां भी हिंदी और अंग्रेजी से अधिक, यहां पर फिर मैं अपने विषय के साथ एक बात कह दूं, हिंदी और अंग्रेजी से अधिक यह आपके समर्पण का मुद्दा है, आपकी रणनीति का मुद्दा है। आप क्या होता है, अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, आईआईटी से हैं, मान लीजिए मेडिकल से हैं, उनके सीनियर्स उनको गाइड करते हैं। हिंदी माध्यम का बेचारा विद्यार्थी खूब जोश के साथ निकलता है, उसके सीनियर्स लेकिन उस तरह से उसको नहीं बता पाते।
लेकिन इंटरनेट के इस जमाने में अब कम से कम इसको पाटना है। आपके पास भी अच्छे गाइडेंस हैं, आप भी मानक पुस्तकों को पढ़िए, आप भी किसी के बहकावे में मत आइए। जैसे मान लीजिए आप कोचिंग जाते हैं, एक कोचिंग के एक टीचर आपको बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी भक्ति में आप इतना रम जाते हैं कि बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि इस सर को हमने पकड़ लिया तो हम आईएएस बन गए, और आपने दूसरे सर उनकी किसी और सर से नहीं बनती। आप विद्यार्थी उन सर के एजेंट की तरह, फ्री में उनके एजेंट की तरह, उनके भक्त की तरह उनके लिए विद्यार्थी जुटाने का काम करने लगते हैं, और इस तरह से कोचिंग में जब रिजल्ट आता है तो आपका होता नहीं है। बहुत हिंदी माध्यम का विद्यार्थी थोड़ा भावुक होता है, इमोशनल होता है। हिंदी माध्यम से अगर आपने आईएएस बनने का सपना देखा है तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि बी प्रैग्मेटिक, बी प्रैक्टिकल, डोंट बी इमोशनल। इमोशनल होकर के आप आईएएस बनने का सपना मत देखिए। बहुत ज्यादा आपको अपना काम निकालने आना चाहिए कि चलो मैं इस कोचिंग में आया हूं, मुझे किसी टीचर की भक्ति नहीं करनी, टीचर अल्टीमेट नहीं है, टीचर पे डाउट कीजिए। वहां वह प्राथमिक लेवल पर ठीक है कि गुरु पर डाउट, गुरु नहीं है वो आपके। वहां पर आपको विषय के विशेषज्ञ हैं, उनसे आपको कुछ सीखना है, जिसके लिए आपने फीस भरी है। उस कोचिंग से अगर आपने मटेरियल लिया है, टेस्ट किसी और कोचिंग का दीजिए, उनका टेस्ट अटेंड मत कीजिए आप, तब आपको पता चलेगा। मेरी बातों को दोस्तों अगर आप अभी नहीं समझ पाएंगे तो हो सकता है झटका लगे तब समझेंगे। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि जिस कोचिंग से पढ़ रहे हैं ना, उस कोचिंग का ऑनलाइन टेस्ट मत दीजिएगा, दूसरे कोचिंग का ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, तो पता लग जाएगा आपको कि आप कितने पानी में हैं। एक कोचिंग का फॉर्म भर लिया, उसके मटेरियल आए, उसका टेस्ट लिया, टीचर ने भी थोड़ा नंबर अच्छा दे दिया, अपने आप को आईएएस समझ लिए, लाल बत्ती में घूम रहे हैं। अरे भाई साहब, आप एक कोचिंग में पढ़ते हैं, आपने एक विषय की पढ़ाई की है, दूसरा विषय कितना अच्छा है, और उस कोचिंग के नोट्स के बाहर भी दुनिया है। उस कोचिंग के नोट्स से 30% भी कवर हो जाए तो बहुत है। अगर आप दूसरे कोचिंग के नोट से, जो अभिभावक भी मेरी बात सुन रहे हैं, अपने बच्चे को अगर एक कोचिंग के नोट से पढ़ाइएगा तो उसका टेस्ट किसी दूसरे कोचिंग से दिलवाइएगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है। जो लोग सहमत हैं वो लिखेंगे कि हाँ ऐसा होता है। खैर, तो दूसरे कोचिंग के नोट्स से आप एग्जाम देकर के देखिए, ऑनलाइन दूसरे कोचिंग में ऑनलाइन टेस्ट देकर देखिए आप कहां ठहरते हैं। इसके अलावा अपना जो नोट्स, कोचिंग के नोट्स को सब कुछ ना माने। सबसे पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी आपने ठीक से पढ़ ली, इसके बाद आपने पहले जैसे मैंने कहा था कि आपने सीसेट की तैयारी कर ली है। इसके अलावा आपने अपना जो ऑप्शनल चुनने की तरीका भी, विधि भी, क्या मेथड हो सकता है, मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन जीएस की आपने तैयारी शुरू की। तो उसी समय से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। अंदाजे बयां ही बना देता है खास, वरना बात कोई नई नहीं होती। आपके आंसर्स कैसे हैं, आपके लिखने का तरीका कैसा है, आप अगर खूब आंसर राइटिंग करेंगे, खूब आंसर राइटिंग करेंगे, तब जाकर कहीं 2 साल में, 1.5 साल में आपके आंसर लिखने में वैरायटी आएगी, मल्टी डायमेंशनल आंसर होगा। एक कोचिंग के नोट्स पढ़ करके जो लोग असफल होते हैं, या उनके पीछे जो मेरा एनालिसिस है वह ये होता है, उनका एकांगी दृष्टिकोण हो जाता है उनका। जबकि अलग अलग कोचिंग के नोट्स को मानक पुस्तकों से मिलाकर पढ़ने वाले जो लोग यूपीएससी www.upsc.gov.in, जो इस पर सप्ताह में कम से कम एक बार जाकर के सिलेबस देखते हैं, वो लोग भटकते नहीं हैं। यूपीएससी की तैयारी में असफलता का सबसे बड़ा कारण भटकाव होता है। भटकाव क्यों होता है इस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अभी मैंने एक सूत्र वाक्य अपने हिसाब से दिया है कि यूपीएससी की तैयारी में असफलता का सबसे बड़ा कारण भटकाव होता है। ये भटकाव चाहे आप किसी प्रेम संबंध में फंस गए, या फिर आपको संसाधन नहीं है और आप किसी और पर डिपेंड करते हैं, इसके लिए भटक गए, सही रणनीति नहीं बनाए, अखबार पढ़ने में समय बिता रहे हैं। इन सब, देखिए कहते हैं कि अखबार पढ़ना चाहिए, लेकिन हिंदी माध्यम का विद्यार्थी इतना भोला होता है, वो सुबह सुबह उठ करके 2-3 अखबार लेकर पढ़ना शुरू कर देता है। उसका क्यों सिलेक्शन होना चाहिए? अगर एक विद्यार्थी अपना सुबह सुबह उठ करके आईएएस की तैयारी के नाम पर 2-2 अखबार पढ़ रहा है 3 से 4 घंटा, उसका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए? ऐसे विद्यार्थी का कभी सिलेक्शन नहीं होता है और नहीं हो सकता है।
जो जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अखबार को 15 से 20 मिनट में काम की चीजें ढूंढ ली, और वो भी अखबार पढ़ेंगे दोपहर में जाके। सुबह उठा तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो याद कर रहे हैं, वो रीजनिंग बना रहे हैं, वो सुबह उठ करके अपने ऑप्शनल का सिनॉप्सिस बना रहे हैं। दोपहर तक उन्होंने लगभग 4-5 घंटे खूब पढ़ाई कर ली है। दोपहर में खाना खाने के बाद वो थोड़ा सा अखबार देख लेते हैं। वो भी अखबार देखते हैं, न्यूज़पेपर रीड नहीं करते, स्टडी करते हैं उसका आंसर कैसा लिखा है संपादकीय। और ऐसा नहीं एक दैनिक जागरण को उठा लिए या एक जनसत्ता को उठा लिए तो कहीं एक अखबार को मत, अगर कुछ दिन एक अखबार पढ़ा, कुछ दिन दूसरा पढ़ लिया। और सबसे बड़ी बात, आजकल ऐसे भी अखबार आते हैं, कोचिंग वाले भी वो नोट्स दे देते हैं जो सभी अखबारों के संपादकीय और मुख्य खबरों को समाहित किए होता है। अखबार पढ़ना आवश्यक नहीं है आज, अखबार आप बेशक ना पढ़ें। और खास करके जो मेडिकल इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं वो तो थोड़ा उनको पढ़ना भी चाहिए, लेकिन अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, सब दिन अखबार पढ़ा है आपने, तो आपको अपने विषय की तैयारी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको अखबार पढ़ने में समय नहीं बिताना है, ये याद रहे। आपको समझना चाहिए कि आपके यूपीएससी की रणनीति क्या होगी। मैं अब कुछ ऐसे ही बीच में जो लोग जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से सारे गंभीर लोग हैं, तो कुछ मुद्दे पर मैं बात करूंगा कि रणनीति बनाते समय हमें क्या करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा होता है, कहते वेल बिगन इज हाफ डन। आपको यूपीएससी के सिलेबस को खूब बढ़िया से अध्ययन करना चाहिए, क्या पूछ रहा है और क्या नहीं। यह नहीं है कि एक दिन पढ़ लिए हो गया। आप देखिए, कंपास होने के बाद भी लोग गलती करते हैं, लेकिन कम करते हैं। बिना कंपास के आप ज्यादा भटक जाएंगे। सिलेबस आपका वह कंपास है जो आपको भटकने नहीं देता। अभ्यर्थियों, मेरी बात को फिर से सुनिएगा, इस बात को मैं रिपीट करना चाहता हूं। सिलेबस आपका वह कंपास है जो आपको भटकने नहीं देता है। सिलेबस को ठीक से पढ़िए, बार बार पढ़िए। यह ढूंढने की कोशिश करिए कि क्या इस सिलेबस में पढ़ने लायक है, कि किस तरह से क्या पूछ रहा है और क्या नहीं। जब आप 10 साल के, पिछले 10 साल के इसको स्टडी करेंगे क्वेश्चन पेपर को, और 5 साल 2015 से लेकर के अभी तक, 2015 से लेकर अभी तक के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए। सिलेबस को खूब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। अच्छा, खुद समझेंगे धीरे धीरे। अच्छा, प्रीलिम्स में वर्ड हिस्ट्री नहीं पूछता। अच्छा, प्रीलिम्स में जो इकोनॉमिक्स पूछ रहा है तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछ रहा है, माइक्रो नहीं पूछ रहा है। अच्छा, थ्योरी से कम है, अप्लाइड से ज्यादा है। साइंस की थ्योरी कम पूछ रहा है उसको, और प्रौद्योगिकी से ज्यादा पूछ रहा है। अभी आपके प्रश्न में एक भाई हैं इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको विषय क्या, अगर इंग्लिश माध्यम है तो फिर आपको क्या होना चाहिए। प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा था, तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि वर्ड हिस्ट्री से सवाल नहीं है। आप सब एनालाइज कर पाएंगे कि इकोनॉमिक्स भी वहां पर जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उसके बारे में पूछ रहा है। प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए वहां एनालिटिकल स्किल चाहिए। प्राथमिक परीक्षा पीटी में, पीटी जब आप दे रहे हैं, प्राथमिक परीक्षा दे रहे हैं, वहां पर एनालिटिकल होना है आपको कितना है। तो आप जब सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस आपका वह कंपास है मित्रों जो भटकने नहीं देगा। वो आपको बताएगा कि आप जब स्टडी कर रहे हो तो यहां पर उस चीज को देखो, वह मुद्दा पकड़ो कि अच्छा ये नहीं पूछ रहा। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पीटी का टाइम है, लास्ट का समय है, बिल्कुल जिसको कहते हैं स्लॉग ओवर है। फटाफट सारे स्कीम्स को पढ़िए, गवर्नमेंट की कितनी योजनाएं चल रही हैं, किस योजना में कितना एक्सपेंडिचर है, उसको एनालाइज कीजिए। जियो पॉलिटिक्स को देखिए। अभी आप पढ़ने लगते हैं कि भाई हम क्या पता कि ब्राजील का राष्ट्रपति कौन है, लेकिन वह जरूर पूछा जा सकता है अगर भारत के प्रधानमंत्री वहां गए हो, वहां का राष्ट्रपति यहां आया हो, कुछ ऐसे टाइज हुए हों। पीटी में, जीएस में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका कोई संबंध होता है। खास करके जीएस में, करंट अफेयर्स में आप ये नहीं पूछेंगे इस देश की मुद्रा का नाम क्या है, उसके लिए एसएससी की तैयारी कीजिए। यूपीएससी में अगर पूछ रहा है तो आपको निश्चित रूप से कोई इंटरनेशनल रिलेशन हुआ होगा। अगर पॉलिटी की वो धाराएं चर्चा में आएंगी, वो अनुच्छेद चर्चा में आएगा जिसको लेकर के बात हुई हो। पिछले 6 महीने से लेकर 1 साल तक के न्यूज को, इसलिए मैं कह रहा था कि गंभीर छात्र अखबार नहीं पढ़ते ज्यादा, गंभीर छात्र टीवी देखने में समय बर्बाद नहीं करते हैं। आईएएस निकालने वाले लोग और होते हैं, और आईएएस की सामान्य तैयारी करने वाली भीड़ अलग होती है। आईएएस की सामान्य तैयारी करने वाली भीड़ से
आईएएस निकालने वाले लोग या आईपीएस, मेरा कहना है कि ग्रुप ए सर्विस में जाने वाले लोग सामान्य भीड़ से इस मामले में अलग होते हैं कि उनके अंदर वह इंटेलिजेंस होता है, वो छांट पाते हैं कि मैं क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं, क्या हमारे काम का है, क्या हिंदी से समाज शास्त्र सही है, उतना अच्छा भी नहीं है लेकिन अब फिर भी अब अंग्रेजी माध्यम वाले फायदे में है वहां भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नुकसान में है। आप थोड़ी अंग्रेजी आनी चाहिए, टेक्निकल वर्ड्स आपको आना चाहिए बस। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इंटेलिजेंट पीपल जो होता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह आपको देखना होगा कि क्या पूछ रहा है और क्या नहीं। मुख्य परीक्षा का ही सब विषय हो, आपको एनालाइज करने आना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है और क्या नहीं, हमें क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं। जो लोग सिलेबस नहीं देखते वो भटक जाते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप इतिहास को लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए इतिहास के प्रश्न को अगर हम लिख रहे हैं, मान लीजिए सामान्य अध्ययन जीके का प्रश्न है, जीके में इतिहास आया है और ऑप्शनल में इतिहास है, क्या दोनों जगह एक जैसा उत्तर लिखेंगे? नहीं। पॉलिटी का कोई प्रश्न जीएस में लिखेंगे, पॉलिटी का कोई प्रश्न ऑप्शनल में लिखेंगे, एक जैसा होगा? नहीं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट एडेप्टेशन करते हैं, उन्हें पता है कि जब हम अपने सब्जेक्ट में लिख रहे हैं ऑप्शनल में, वहां पर उस विषय के एक्सपर्ट की तरह लिखना है, वहां पर टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, एनालिटिकल स्किल होगा, थ्योरेटिकल डेप्थ होगा, मल्टी फेसेटेड आंसर्स होंगे। लेकिन जहां पर हम अगर मान लीजिए कि हम जीएस में लिख रहे हैं तो जीएस में सबसे ज्यादा देखना पड़ेगा कि जनरल स्टडीज है, थ्योरी पर कम जाना है, एनालिसिस पर ज्यादा जाना है। यह महत्वपूर्ण बात मैं मित्रों कह रहा हूं, गौर कीजिएगा। अगर खूब तैयारी के बाद भी आपको नंबर नहीं मिलते, अगर आपने खूब पढ़ाई की हो लेकिन नहीं नंबर मिल रहे हो, तो एक बार मेरी इस बात को ध्यान सुनिएगा। जीएस में जब आप उत्तर लिख रहे हैं, वही उत्तर अगर आप मान ले उसी सब्जेक्ट लेकिन ऑप्शनल में जब लिखेंगे तो क्या फर्क आएगा? जीएस सामान्य अध्ययन है, वहां पर आपको एप्लीकेशन क्या है उसका, उसकी व्याख्या जो होगी वो एनालिटिकल ज्यादा होगी, उसको कंटेम्पररी इशू से जोड़कर लिखना पड़ेगा। उसमें थ्योरेटिकल डेप्थ तो नहीं, क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे, अप्लाइड होंगे, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जीएस में। लेकिन अगर जीएस के क्वेश्चन अगर ऑप्शनल में जाएंगे तो वो थिंकिंग बेस्ड तो होगा ही, साथ में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। जीएस के उत्तर आप ऐसे लिखें कि अगर दूसरे ज्योग्राफी का भी कोई विद्यार्थी हो तो समझे पढ़ करके, उसको इस तरह से आप कनेक्टेड आंसर हो, रेशनलिटी हो उसकी, आपके आंसर की रेशनलिटी कितनी है, मतलब लॉजिकल कितना है आपका, कोहेरेंट कितना है उसका। अब अगर मान लीजिए जो मैं कह रहा था आपको, अगर आपने मुख्य परीक्षा है और ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में भी अगर आपके कुछ एक बिंदु, जैसे आज बहुत सारे प्रश्न मेरे पास भी हैं, तो आंसर राइटिंग के लिए था, तो आंसर राइटिंग के लिए 3-4 बातों पर मैं बोल दूं, फिर एक सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, आंसर राइटिंग का कहते हैं कि ओनली वे टू सक्सीड इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। 5-7 चीजों को ध्यान में रखकर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ऑनलाइन टेस्ट के समय में ही पता लग जाता है कि मैं कहां स्टैंड करता हूं। आपको विषय की बहुत समझ है, आप पीएचडी हैं, लेकिन ऑप्शनल में नंबर कम आए हैं आपके, तो ऐसे छात्रों के लिए भी मैं, चूंकि जो मुझे नहीं पता कि आप जो सुन रहे हैं वो किस फील्ड के हैं, इसलिए मैं सबके लिए कुछ ना कुछ बोल रहा हूं। मान लीजिए कोई ऐसे भी छात्र होते हैं जो पीएचडी हैं अपने विषय के और मुख्य परीक्षा में उनके अंक कम आ रहे हैं अपने ही विषय में। इसका कारण मुझे लोग पूछते हैं क्या है ये, कहीं वही अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन? मैंने कहा नहीं, इसका कारण ये है, हो सकता है आप अपने सब्जेक्ट के पीएचडी हैं, यूपीएससी में मार्क्स इसके लिए नहीं दिए जाते कि उस विषय पर कितना ज्ञान है आपको। यूपीएससी कहता है आपका आंसर लॉजिकल हो, आपका आंसर एनालिटिकल हो। आप ऐसा नहीं कि आप थ्योरी लिख रहे हैं, वो कल्पना की उड़ान 20 पेज नहीं लिखना है, अब तो क्वेश्चन है उसके वही जगह है, आपको लिखनी है। तो आप अब देखिए 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं। ये नहीं है ग्रेजुएशन वाला, कॉलेज वाला कि आप बस कुछ छोड़ा कुछ लिखा, चॉइस है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन के कितने डायमेंशन है। सबसे पहले इसीलिए सिनॉप्सिस बनाना चाहिए, सफल विद्यार्थी सिनॉप्सिस बनाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के दौरान लोग सिनॉप्सिस बनाते हैं, वे छात्र जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं यहां भी सिनॉप्सिस बनाते हैं। सिनॉप्सिस बनाने का मतलब क्या है, कैसे करें? सबसे पहले उस विषय की सामान्य भूमिका,
जिसमें कि हमें पता, आंसर राइटिंग के समय की बात कर रहा हूं, जिसमें यह दिखना चाहिए कि आप कम शब्दों में अधिक बात रखने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद उसके डायमेंशंस कितने ले रहे हैं आप, कम डायमेंशन है या ज्यादा, जितने ज्यादा सोशियो पॉलिटिकल, उसके क्या इकोनॉमिकल डायमेंशन क्या है, सोशियो पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या है, जितने डायमेंशंस को आप लेंगे उतना फायदा। तीसरी चीज होती है कंपैरिजन की। जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूं, ऑप्शनल में हिंदी में ज्यादा पढ़ाता हूं, तो हिंदी से ही देखें। कोई प्रश्न आया है तो आप यह लिखिएगा कि अब तुलसीदास पर लिख रहे हैं तो तुलसीदास को आधुनिक किसी कवि से आप तुलना कर दीजिए, कबीर से तुलना कर दीजिए, तो कंपैरिजन आपके आंसर में आना चाहिए। देखिए अगर आपको अंक कम आते हैं, 5 बातें बताऊंगा। मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। आपके आंसर कितने डायमेंशन को लेके चलता है? क्या ऐसा तो नहीं क्वेश्चन दिया और आपने लिख दिया आंसर? अगर आपको जीएस में पूछता तो भी वही, मुख्य परीक्षा में पूछता तो भी वही नहीं। आपको यहां पर कितने डायमेंशन हैं, आपके प्रश्न के कितने डायमेंशन हैं, एक बात। कंपैरिजन कितना कर रहे हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, कंटेम्पररी बना करके लिखने की क्षमता कितनी है आपकी, उस विषय का आज क्या महत्व है। अगर आईएएस परीक्षा के मुख्य परीक्षा में उसको लिया गया है, कुछ ना कुछ ऐसा क्या लॉजिकल हो सकता है क्या? चार्ट कितना बना रहे हैं, डायग्राम कितना है, साहित्य का है तो चलिए उसमें अपने दोहे कितने लिखे, कोटेशंस कितने दिए, मतलब किसने कितना छुआ। आपका उत्तर तो सबके सही है, लेकिन किसको कितना मिल रहा है उसमें, तो किसको कितना मिल रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात यही है। आपका आंसर कितना रेशनल है, आप कितने फ्री माइंड के हैं। बाज्ड आदमी, एक लोक सेवक को कभी भी पूर्वाग्रह लेकर के नहीं होना चाहिए। तो संघ लोक सेवा आयोग, मान लीजिए आपको अकबर महान था, अशोक महान था, इस तरह के प्रश्न नहीं आते वहां। आपको जिसकी बड़ाई करिए तो एक लाइन में उसका लिमिटेशन लिख दीजिए, जिसके लिमिटेशन लिखिए एक बार बड़ाई लिख दीजिए। आप प्रॉस और कॉन्स दोनों लेकर चलेंगे तभी अच्छे ब्यूरोक्रेट होंगे। हो सकता है आपने इतिहास की कोई पुस्तक पढ़ी हो जिसमें अकबर बहुत महान था या अकबर बहुत खराब था, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इस तरह की गलती नहीं करेंगे आप लिखेंगे ऐसा प्रतीत होता है कि ये चीज इन मुद्दों में उन्होंने अच्छा काम किया। हालांकि लोग इन मुद्दों पर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सारांशतः हम इस निष्पत्ति पर पहुंच सकते हैं कि तमाम सीमाओं के बावजूद इस दिशा में अधिक कार्य हुए, हालांकि इस हिस्से बचा जा सकता था। डिप्लोमेटिक, आप कितने डिप्लोमेटिक हैं, कितने आप रैशनल हैं, कितना आप सेकुलर, अपने दिमाग में कोई इस तरह की पूर्वाग्रह मुक्त मत रखिए, एकदम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के आपको आंसर राइटिंग। मैं जो कह रहा हूं मित्रों, चूंकि मैंने कम से कम मेरे ही मार्गदर्शन में कम से कम 50 से 100 जो अच्छे छात्र हैं, और मैं कभी फीस नहीं लेता, मैं डिप्टी कमांडेंट हूँ यहाँ और एक अच्छी जगह पर हूँ, साथ में कॉलेजों में व्याख्यान दे रहा हूँ। तो मैंने अपने अध्ययन से जो छात्रों ने सफल होकर कहा या मैंने भी जो दिया, तो मुझे एक महसूस हुआ है कि हाँ, अब हम कह सकते हैं इतने दिन बाद, 12-14 साल के अनुभव के बाद हम कह सकते हैं कि मोटे तौर पर यूपीएससी ये देखती है कि आप पूर्वाग्रह से मुक्त हों, आपके उत्तर में जितने डायमेंशन होंगे उतने मार्क्स अधिक होंगे, आप टू द पॉइंट रहेंगे। यूपीएससी कहती है ना संक्षिप्तता, अपनी बात को संक्षिप्त में कहने की क्षमता हो, तर्क संगत आप अपनी बात कह सकें, आपके उत्तर में डायमेंशंस हों। अगर आपने मित्रों किसी भी विषय के हों आप, अगर आपने इस चीज को याद रखा कि मेरे आंसर में कभी भी डायमेंशंस ज्यादा होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए, उसके कंपैरिजन करूंगा मैं। पॉलिटी पर आंसर लिख रहा हूं, इकोनॉमिक्स में किसी चीज से मैं कंपैरिजन कर दूंगा। इंपैक्ट एक बात होती है आपके उत्तर में, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा, इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा। ये सब आंसर राइटिंग की वो टेक्निक्स हैं जिनको चाहे मेरे यहाँ प्रैक्टिस सेशंस होते हो, मैं करवाता हूँ कभी जूम पे या अन्य जगह, आपको यह देखना चाहिए कि जहां पर आप एक मान लीजिए टेस्ट सीरीज आप देते हैं, तो आपको यह पूछना चाहिए क्या आप मॉडल आंसर देते हैं, क्या आप हमें यह बताते हैं कि इस उत्तर में जिसमें आपने हमें इतने नंबर दिए हैं इसमें अधिक मार्क्स कैसे आते हैं। या आप तो भक्ति करने में लगे हुए हैं कि कोचिंग के ये सर तो बिल सुपरस्टार हैं, इस सर के पढ़ाए हुए भैया वो भैया आईएएस हो गए तो अब हम भी आईएएस हो जाएंगे। अगर आपने यह रास्ता चुना है तो यह रास्ता असफलता की ओर जाता है। शक की सुई रखते हुए उस कोचिंग में जरूर पढ़िए, समझिए, लेकिन आप जरूर सवाल कीजिए
कि यदि हम कहीं किसी उत्तर को लिखते हैं, हमारे आंसर में आपने इतने नंबर दिए, कम नंबर आए, 40% नंबर आए, 20% नंबर आए हैं, अधिक नंबर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसमें क्या बताते हैं कि यहां पर कंपैरिजन हो सकता था, यहां पर इंपैक्ट हो सकता था, आपने ग्राफ नहीं दिया, आपने चार्ट नहीं दिया, आपने इसके सोशल इंपैक्ट को नहीं बताया। डायमेंशन, अगेन की वर्ड इज डायमेंशन। डायमेंशन, रैशनैलिटी, अप्लीकेबिलिटी एंड जिसको कहते हैं कंटेम्परेरी, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, लॉजिकल कोहेरेंस क्या है। अगर आपने इतनी चीजों को ध्यान में रखा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की, सिनॉप्सिस किया है, तो यकीन रखिए इस सिनॉप्सिस के बाद इस आपके आंसर में आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह सकता हूं, अगर मैं कहता हूं कि भाई इस पर सफल हो जाएंगे तो मैं मदारी का नाच कर रहा हूं। गंभीरता पूर्वक, गांधीर्य युक्त शैली में मैं आपसे सीधा कहता हूं, उत्तर लिखने के यही आयाम होते हैं। बाकी करने का कौशल करने से आता है। आपने कितने तरीके से, आप कितने डायमेंशंस खोजे हैं अपने लिए, वो आप जान लीजिए। इसी तरह से निबंध की मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अगर मान लीजिए कि आप निबंध की तैयारी, ऐसे तो निबंध की अच्छे कॉलेज में, अच्छे विद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं वो निबंध लिखते रहते हैं, लेकिन 2015 के बाद ध्यान रखिएगा, मैं निबंध पे आ रहा हूं क्योंकि समय की सीमा है। देखिए 1 घंटे में सारा चीज नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप लोग फेसबुक पर भी मेरा कमल की कलम मेरा ब्लॉग है, उस पर तो जुड़ने का कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग जुड़ सकते हैं, वहां जुड़िए, वहां पूछिए, मेरे व्हाट्सएप पे जुड़िए, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। 1 घंटे में सब बात नहीं हो सकती, लेकिन मैं थोड़ा सा निबंध की चर्चा कर देना आवश्यक समझता हूं। मित्रों, निबंध जो है, अभी जो 2 निबंध का पेपर हो रहा है आपसे, इसमें मतलब एक पेपर में 2 निबंध हैं, 250 नंबर का निबंध है। पहले एक होता था, 2015 से आपको 2 निबंध लिखने होते हैं, 2 पार्ट में ये निबंध होते हैं, समझिएगा। इसके लिए क्या रणनीति हो, एक तो मैंने पहले ही कहा कि जो अच्छे बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़े होते हैं, वो निबंध में पहले से ही अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास नराह। तो अब क्या है कि अभ्यास क्या चीज है, उसमें देखना पड़ेगा पहले कि निबंध में क्या पूछ रहा है, यूपीएससी क्या कहती है। यूपीएस www.upsc.gov.in पे जाइए, निबंध में क्या मांगता है मिलेगा लिखा हुआ। तो वो कहता है अपनी बात को टू द पॉइंट रखिए, संक्षेप में रखिए, आप विषय से भटकिए मत। तो निबंध 2 तरह के दिए जाएंगे, पहला निबंध जो क्रिएटिव होगा, दूसरा जो कि एनालिटिकल होगा, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव, पहला क्रिएटिव, दूसरा डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल होगा। 2 तरह के निबंध होंगे, 2 सेक्शन में है, दोनों सेक्शन में 4-4 निबंध हैं। जो नए छात्र हैं, जो पहले जिन्होंने सपना देखा आईएएस के लिए, चूंकि मैं उनको भी एड्रेस कर रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, गंभीर छात्रों को यह याद होना चाहिए कि निबंध में क्या पूछता है। 2 निबंध के जो प्रश्न पत्र हैं, पहले प्रश्न पत्र में आपको क्रिएटिव टाइप के प्रश्न है। अगर आप साहित्य के छात्र हैं, एथिक्स की तैयारी करते हैं, तो यह सब आपके लिए बहुत मतलब अच्छा एक विषय हो सकता है। जैसे सत्य की खोज एक आध्यात्मिक समस्या हो सकती है, ये इस तरह के प्रश्न होंगे आपको निबंध का जो पहला खंड है कि सत्य की खोज एक आध्यात्मिक समस्या है। यहां पर आपको क्रिएटिव आप कितने हैं, लेकिन उसके भी आंसर में आपको फिर मैं बताऊंगा, सिनॉप्सिस की बात मैं बाद में करूंगा, इसके भी सिनॉप्सिस बनेंगे। कितने डायमेंशन, सत्य क्या है, सत्य पर किस किस विचारक ने क्या क्या कहा है, अध्यात्म क्या है, अध्यात्म एक समस्या से क्या, समस्या किसको कहेंगे, समस्या का समाधान होता है, सत्य की खोज की समस्या का समाधान क्या होगा, आध्यात्मिक समस्या सत्य की खोज को आध्यात्मिक समस्या कहने के निहितार्थ क्या है, क्या यह संस्कृति संबद्ध अवधारणा है या अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग अवधारणा है, क्या यह इसका आर्थिक पक्ष भी है, क्या सत्य की खोज का कोई आर्थिक पक्ष हो सकता है, क्या सत्य की खोज का कोई राजनीतिक पक्ष हो सकता है। जब आप इसके 1000 शब्द 1200 शब्दों में लिखना है आपको, 1000 से 1200 शब्द में, इसमें पहली बात एक पेज में आपको कम से कम डायमेंशन होने चाहिए कि सत्य, ऐसा नहीं कि आपने मतलब जैसे फेसबुक पोस्ट की तरह लिख रहे हैं, सत्य की खोज तो आध्यात्मिक समस्या है, इसमें यह है, सत्य हर किसी को खोजना चाहिए, इस तरह से कभी भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठे हैं, वहां पर एक प्रश्न है, सत्य की खोज एक आध्यात्मिक समस्या हो सकती है निबंध में। यदि मेरी कक्षा में मैं इसी को कम से कम इस पर 50 डायमेंशन बताता हूं, सत्य की खोज एक आध्यात्मिक समस्या हो सकती है, इस पर 50 पॉइंट मैं बताता हूं। एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, आप करके देखिएगा। अगर आपने इस पर कम डायमेंशन हैं आपके पास, बिना सिनॉप्सिस के आंसर लिखेंगे, अरे यार बहुत बढ़िया लिख दिया, सत्य की खोज एक आध्यात्मिक समस्या, गजब लिख दिया यार, और आपको अंक नहीं मिले।
क्योंकि आपने बस अपने मन की बातें लिख दी, लॉजिकल कोहेरेंस नहीं था, आपको अंक नहीं मिले। सिनॉप्सिस इसलिए। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं। अगर दूसरा जो निबंध का प्रश्न पत्र होगा, इसमें थोड़ा सा जो ये कहते हैं ना कि राजनीति विज्ञान या कह लीजिए कि इस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, पर्यावरण, इससे जुड़े हुए, जैसे अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी का निर्माण करती हैं। अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी का निर्माण करती हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? यह निश्चित रूप से पॉलिटिकल साइंस और जिसको कहते हैं फॉरेन रिलेशंस, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, निबंध में पूछा गया है। तो बाढ़ जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज, दो देश के बीच में बाउंड्री। अब ये बहुत चीज, इसके भी आप डायमेंशन देखिए। व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति और दो घरों के बीच में, दो राज्य के बीच में, है ना, दो देश के बीच में। आपने पहले ही सोच लिया अच्छी बाढ़ें अच्छे पड़ोसी का निर्माण करती हैं, और अब भारत पाकिस्तान पर लिखने लगे। आपको क्यों नंबर आना चाहिए? आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। निबंध के प्रश्न में अच्छे अंक लाने की गारंटी होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैं फिर से कहता हूं, निबंध के प्रश्न पत्र में अच्छे अंक आने की गारंटी होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। सिनॉप्सिस, अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी का निर्माण करती हैं। अब बाड़ा क्या, कैसे हमने सोच लिया भारत पाकिस्तान? दो व्यक्ति क्यों नहीं? और अब देखिए कि साथ में इसके कितने डायमेंशन हो सकते हैं। जब आपको इसको जियो पॉलिटिक्स से जोड़ेंगे, है ना, जब आपको जियो इकोनॉमिक्स से जोड़ देंगे, इको पॉलिटिक्स से जोड़ देंगे, ट्रेड से जोड़ेंगे, फॉरेन प्राचीन समय में जो ट्रेड था उससे जोड़ेंगे। आप सोचिए, इसको प्राचीन समय के ट्रेड से जोड़ा जा सकता। सिल्क रूट पे चले जाएंगे आप, अलग अलग राज्यों के बीच में जाएंगे, नदी के विवाद पे जाएंगे। जब आप इस तरह से डायमेंशन ढूंढेंगे, फिर वही बात जो मैंने कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, भटकने वाले लोक सेवक नहीं हो सकते। आपके अंदर भटकाव नहीं होना चाहिए। तो जो भी प्रश्न हो उस पर आपको बहुत ज्यादा डायमेंशन, हमारे हस्तशिल्प की धीमी मृत्यु हुई नियति है। अब इसका मतलब क्या? हस्तशिल्प की नियति धीमी मृत्यु क्या कहना चाह रहा है? अब ये पूरा इकोनॉमिक्स, ट्रेड, सबसे जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया। तो इसका मतलब फिर से आप देखें, इसके अभी के क्या आंकड़े हैं? क्या आपके पास कोई आंकड़ा है कि हस्तशिल्प जो है उसमें कितना डाउनफॉल हुआ है? आपने सब्जेक्ट जब निबंध का चुना, आपने चुन लिया कि क्या धीमी मृत्यु ही, क्या मंथर गति से मृत्यु ही हस्तशिल्प की नियति है? आपने देखा, आपके पास डाटा है भाई साहब, इस साल कितने हस्तशिल्पियों की आप ग्राफ बना पाएंगे? प्राचीन काल से जा पाएंगे? मध्यकाल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, अभी इंडिया, या सिर्फ इंडिया की बात पूछा है उसमें? कहा है कहीं भारत में? आप भारत के संदर्भ में क्यों गए? जापान में तो बढ़ रहा है हस्तशिल्प। आपने भारतीय, आपके डायमेंशन इतने छोटे क्यों हैं? और कुछ लोग तो खाली हिंदी पट्टी में सिमट गए। कहा है कि जापान में तो हस्तशिल्प बढ़ रहा है, चाइना में बढ़ रहा है। आपने पहले क्यों माना कि धीमी मृत्यु? समझिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कुछ इतनी देर मुझे सुन चुके हैं वो गंभीर छात्र हैं। क्या मंथर गति से मृत्यु ही हस्तशिल्प उद्योग की नियति है? कहीं लिखा ही नहीं है भारत के परिप्रेक्ष्य में, और आप प्रिजुडिस हो गए कि भारत के संदर्भ में। गलत। संघ लोक सेवा आयोग ने आपसे पूछा नहीं था भारत के संदर्भ में, फिर इसको सही मान के लिखना शुरू कर दिया। सही माना क्यों आपने? सही या गलत ही क्यों? जीवन को द्वैध में ही क्यों? अच्छा या बुरा ही क्यों? और अगर आपने दिख दिया हाँ ऐसा प्रतीत होता है, आगे आपने निष्कर्ष निकाल दिया, हम देखते हैं कि उद्योग की प्रगति हो रही है, हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, ऐसे में 21वीं सदी के इस काल में ऐसा प्रतीत होता है कि हस्तशिल्प उद्योग की मंथर गति से मृत्यु ही नियति है। तो भाई साहब, आपको बहुत ही कम नंबर मिलने जा रहे हैं। जिस दिन आपको यूपीएससी मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, अपने निबंध का आप अंक देख लीजिएगा, निबंध में कितने नंबर मिले हैं आपको। निबंध में सिर्फ इसलिए आपको कम नंबर मिल रहे हैं क्योंकि आपने अपने दिमाग की ब्रेनस्टॉर्म आपने किया ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं, आपके पास डायमेंशन नहीं थे। हस्तशिल्प उद्योग को आपने भारत में समेट दिया, मृत्यु को पहले ही क्वेश्चन को सही मान लिया। किसी भी प्रश्न को सही गलत नहीं मानना है। फिर यहां एक सूत्र वाक्य, कोई भी जो स्टेटमेंट है, एग्जाम है, उसको सही गलत नहीं मानना है।
एनालाइज करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। और फिर वही बात, कितने डायमेंशंस इसके हो सकते हैं। जैसे क्या मंथर गति से मृत्यु ही हस्तशिल्प उद्योग की नियति है, इस पर अगर मुझे कहा जाए तो मैं 100 पॉइंट सोचूंगा, 100 पॉइंट सोच सकता हूं। और आपने अगर इसको एग्जाम में बिल्कुल कैजुअल अप्रोच, लैकेडेसिकल अप्रोच में सोचेंगे, ढुलमुल रवैये से, तो आप इसको तुरंत बोलेंगे यार इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है यार, हस्तशिल्प उद्योग की मृत्यु हो रही है। धड़ाधड़ आपने 1-2 पेज खींच दिए, 2 पेज खींच करके आपने बोला यार ये बड़ा जल्दी हो गया पेपर, बैठ करके आप फिर सुस्ताएंगे। और जो टॉपर होगा ना, वो पहले जब तक आप लिख के खत्म कर देंगे तब तक सिनॉप्सिस बना रहा होगा, और जब आंसर आएंगे, जब मार्क्स आएंगे ना, तो निबंध में वो आपसे बहुत आगे होगा। खैर, मेरा यहां कहने, मैं पूरी निबंध की कक्षा ले नहीं रहा हूं, यहां पर मैं एक इशारा कर रहा हूं। अगर जो लोग, इसलिए जब मेरे हम निबंध की कक्षाएं मैं लेता हूं, निःशुल्क लेता हूं, लेकिन मैं उनके लिए लेता हूं जो प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर जाते हैं। तो मेरा जो सेशन होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, वो गंभीर छात्रों के लिए होता है। उसमें हम अलग अलग डायमेंशंस बताते हैं कि इस प्रश्न के कितने डायमेंशन हो सकते हैं। इसी तरह से हिंदी साहित्य में भी कितने डायमेंशन हो सकते हैं। आगे हिंदी माध्यम से बात करें, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, वहां पर भाषा कोई समस्या नहीं है, अनलेस एंड अनटिल, बहुत दुर्भाग्य, कुछ लोग कहते हैं कि यार हम हिंदी माध्यम के थे और जो हमारे चेयरमैन थे वो अंग्रेजी माध्यम के थे, हमें थोड़ा नुकसान हो गया। इस तरह की समस्याएं रहती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इसका रोना मत रोइए। जो लोग रोते, बहुत संभावना है आपको, अगर अंग्रेजी में, अगर आप इवन आप अंग्रेजी माध्यम से एग्जाम दे करके भी हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, यूपीएससी इसके लिए मना नहीं करती। तो इसको आप देख सकते हैं कि अगर अंग्रेजी माध्यम से आपको दिक्कत हो रही है, तो वहां भी अंग्रेजी वाला माध्यम वाले भी हिंदी में आ सकते हैं। कभी भी अंग्रेजी में अधिक मार्क्स मिलते हैं, इसलिए इंटरव्यू में अगर आपका माध्यम, मान लीजिए आप मैथ्स और फिजिक्स आप इंग्लिश में दे सकते हैं, आपने मुख्य परीक्षा दे भी दी हो, तो इंटरव्यू में वही सब उसी भाषा में बोलिएगा जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। नहीं तो आप सहज नहीं रह पाएंगे और फिर आपको दिक्कत होगी, आपके मार्क्स कम होंगे। अब मैं थोड़ा सा, चूंकि समय का मैं अतिक्रमण कर रहा हूं, तो कुछ एक प्रश्न लेता हूं जल्दी जल्दी से, जो मुझे लगता है कि जिस पर बात करनी होगी। हाँ, द्विवेदी अनुपम जी लिख रहे हैं, ऑलवेज रिफ्रेन फ्रॉम द कंक्लूजन। देखिए, एक अच्छी चीज कह रहे हैं, हर प्रश्न में तो ऐसा नहीं है, लेकिन जिस विषय में जो विषय ऐसा है, जैसे खासकर सामान्य अध्ययन में, या जिसके कई डायमेंशन हो सकते हैं, सबको उभारते हुए हो। बाकी वो चीज है, कोचिंग की आवश्यकता है कि नहीं। मेरा यह मानना है, आज कोचिंग की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पहले थी। आप ऑनलाइन मटेरियल मौजूद है, आप अपने घर, देखिए ऐसे भी कोरोना चल रहा है, सेफ रहना है, आप अपने घर पर रह करके भी मानक पुस्तकों को पहले पढ़िए और समय बांटिए, डिसिप्लिन होकर के 8 से 10 घंटे 2 साल देने की कोशिश कीजिए। अब क्या मैं पूरा अपना 2 साल आगे लगा दूं, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है? नहीं, आपको यह देख लेना चाहिए, एक बार मन में जरूर ठान लीजिएगा एक दिन कि भाई अगर मेरा यूपीएससी नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि अगर ये पहले नहीं सोचे, कोई कहता है ना कि ये सब कभी मत सोचो, बिल्कुल आपको सफलता मिल जाएगी, गलत कहता है। स्कूटर में भी एक स्टेपनी होती है, गाड़ी में भी एक पीछे एक टायर स्टेपनी में होता है। अगर आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो पहले इस पर एक बार सोच लेना, अगर मान लिया 99.99% की मेरा संघ लोक सेवा आयोग में हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। इसलिए आपको एक विकल्प, उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, ट्यूशन पढ़ाऊंगा, मैं टीचर बन जाऊंगा, मैं कुछ और कर लूंगा, ऐसा जो भी आपको लगे एक सोच लीजिएगा। एक चीज, कोचिंग आवश्यक नहीं है, कोचिंग के नोट्स मिल जाएं, आजकल सभी कोचिंग के नोट्स मिलते हैं, 2-3 कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, सिलेबस को याद हो जाए इतनी बार पढ़िए। सिलेबस से, मैं फिर कहता हूं, सिलेबस वह कंपास है जो आपको भटकने नहीं देगा। बिल्कुल आपके अंदर यह होना चाहिए कि खूब बढ़िया, आपको ऐसा होना चाहिए, सिलेबस खूब, मतलब ऐसा होना चाहिए कि सिलेबस को आपने खूब पढ़ा है और सिलेबस याद हो जाए। इस तरह से सिलेबस को पढ़िएगा और कोचिंग के नोट्स हो जाएं तो बढ़िया। कोचिंग करें भी तो भटके नहीं, ऐसा नहीं हो जाए कोचिंग के पॉलिटिक्स में, चाय दुकान की पॉलिटिक्स में समय बर्बाद ना करें। मैंने कोचिंग में लड़कों को देखा है कि शुरू में उत्साह बहुत ज्यादा होता है, बाद में उत्साह ठंडा पड़ जाता है, उससे बचना है, उसकी आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, टेस्ट खूब देना चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट अच्छी चीज है।
घर बैठे भी आप ऑनलाइन टेस्ट देकर के बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छे लोग, कुछ सफल लोगों से गाइडेंस लीजिए, आपको पता लगेगा वो क्या कह रहे हैं। और खास करके जो खाली मोटिवेशनल टॉक होता है उसका कोई बहुत फायदा नहीं होता। यूपीएससी की तैयारी में वो मोटिवेशनल टॉक का कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपके अंदर इतना ही कम आत्मविश्वास है कि किसी का थोड़ी देर सुन लेंगे और जोश से भर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये आपके काम नहीं आने वाला है। आपको बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर के सोचना है। घर में रह करके भी पढ़ाई हो सकती है। अच्छे कोचिंग के नोट्स लीजिए, मानक बुक, बेस बुक से पढ़ाई कीजिए, एनसीईआरटी और आगे इग्नू, मैंने आपसे कह दिया है, उसका आप ख्याल रखेंगे। और स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। 2 साल कम से कम लगता है, अटेम्प्ट बर्बाद मत कीजिए। अटेम्प्ट ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लैकेटिकल टाइप से कुछ पढ़ लिया और अटेम्प्ट बर्बाद कर लिया, यह ठीक नहीं होगा। इसके अलावा और क्या था, हाँ, आंसर राइटिंग के लिए मैंने आपसे कह दिया है कि आंसर राइटिंग बहुत आवश्यक है, शुरू से ही करते रहिए। शुरू से ही अगर आपने आंसर राइटिंग किया है तो उस समय अच्छा होगा। उसमें जितने डायमेंशन 4-5 पॉइंट बताए थे कि मल्टी डायमेंशनलिटी, रैशनैलिटी, अप्लीकेबिलिटी, एनालिटिकल उसका ये कितना है, कंपैरिजन कितना है, ये सब पॉइंट होते हैं आंसर राइटिंग के। निबंध में भी डायमेंशंस की बात मैंने की थी। हिंदी माध्यम से लेकर कहाँ आप नुकसान में हैं, तो अगर आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं तो वो इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन बाकी आपके पास कोई विकल्प नहीं है, सामान्य ग्रेजुएशन है तो इतिहास, सामाजिक, चलिए समाज शास्त्र भी कोई पूछ रहे थे, चल सकता है, कोई दिक्कत, समाज विज्ञान भी चल सकता है। इसके अलावा आपने दर्शन शास्त्र है, लिटरेचर है, ये सब लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका एक कंपलसरी इंग्लिश इतना तो आना चाहिए कि आप कम से कम इंग्लिश में पढ़कर समझ सकें, प्रेसी राइटिंग कर सकें। प्रेसी राइटिंग फिर कैसे पास करेंगे? अगर आप वो सब कर सकते हैं तो आप हिंदी लेकर पढ़ सकते हैं। किसी भ्रम में ना रहें। अगर कोई सवाल हो जरूर पूछें। और बहुत कुछ बताना था मुझे, लेकिन मैं अब यहीं मुझे सुन रहे सभी जिसको सुधी जनों के अंदर अवस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम है। आप सभी विद्यार्थी अभ्यर्थी सफल हों, मैं आपके लिए हूं। कभी कोई सहयोग हो सकता है तो याद कीजिएगा। कौस्तुभ मेरा छोटा भाई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार, सभी जो बड़े हैं उन सबको प्रणाम। सब आप सबसे हमने सीखा है। और अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं उनके हेल्प के लिए हरदम मौजूद हूँ। बस इसके साथ ही मैं इस सत्र को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। व्हाट विल बी द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट डिस्कशन, ये आपको सूचित कर दिया जाएगा यहीं पर। और आप पूछ लीजिएगा आगे, मेरा जब भी टॉपिक होगा मैं निबंध और हिंदी साहित्य के लिए अलग से बैच चलाता हूँ और निःशुल्क होता है, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। जीएस से संबंधित, एथिक्स से संबंधित कोई प्रश्न हो मैं उसको ले सकता हूँ आगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत आभार। शुभम भवतु।